कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ विधायिका के बारे में। ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि विधायिका के क्या क्या कार्य हैं और उसका क्या क्या महत्व है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं विधायिका के विषय में। इससे पहले मैंने आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में करवाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं। देखिए विधायिका क्या है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? उनकी जांच करती है और उन कानूनों की समीक्षा करती है। ठीक है, अब इसका जो अर्थ है वो पढ़ लेते हैं। किसका? विधायिका का। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। मतलब विधायिका क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित है और जनता का ही वो क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है और जनता के लिए कानूनों का निर्माण करती है। विधायिका जो है अनुच्छेद 76 में दी हुई है। विधायिका क्या है? ये हमारी संसद है। इसके 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं वो क्या हो जाती है? हमारी संसद हो जाती है, विधायिका हो जाती है। विधायिका के जो प्रकार हैं आइए जान लेते हैं उनके बारे में। विधायिका के 2 प्रकार हैं, राष्ट्रीय विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं और राज्यों की विधायिका जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। आगे आता है द्विसदनात्मक विधायिका। जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। देखिए हमारी जो संसद है इसमें भी 2 सदन हैं और हमारे जो राज्यों की विधायिका है उनमें भी 2-2 सदन हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा, इसलिए यहाँ पर क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका है। और भारत के 6 राज्यों में जो है विधानमंडल में भी 2 सदन हैं। ठीक है, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। ये हर राज्यों में नहीं है। कौन कौन से राज्यों में है ये? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। द्विसदनात्मक जो विधायिका है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। देखिए द्विसदनात्मक विधायिका होने से कार्य बढ़ जाता है। क्या होता है कि अगर सारा काम एक को दे दिया जाए तो वो काम सही भी नहीं होता और लंबे समय में होता है। तो वो कार्य कहाँ बांट दिया गया? 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसलिए जो है द्विसदनात्मक विधायिका की आवश्यकता पड़ी। दूसरा क्या है कि इससे क्या होता है कि सभी वर्गों और क्षेत्रों को क्या मिलता है? उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कोई भी वर्ग इससे बच नहीं पाता है। तीसरा क्या लाभ है कि एक सदन में लिया गया निर्णय का दूसरे सदन में पुनः विचार होता है। मान लो कोई भी सदन कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी कानून बनाता है तो दूसरे सदन में भेजता है पास होने के लिए, तो दूसरा सदन क्या करता है? उस पर पुनः विचार कर लेता है। इससे पता लगता है कि अगर कहीं खामियां हैं तो वो दूर की जा सकती है। आगे क्या होता है? दूसरा सदन पहले की निरंकुशता को रोकता है। मान लो हमारी सरकार है, इसमें क्या है? लोकसभा को पूर्ण बहुमत मिला, तो ऐसे वो अपनी मनमर्जी के कानून बनाएगी, तो उसकी जो निरंकुशता उस पर रोक कौन लगाएगा? राज्यसभा लगाएगा। तो इस प्रकार एक सदन दूसरे की निरंकुशता को रोकता है। अगला क्या है कि जो दूसरा सदन है वो जल्दी पास किए गए कानूनों को रोकता है। कई बार क्या होता है कि कोई भी सदन जल्दबाजी में बिना विचार किए कानून पास कर देता है। इससे क्या होता है? दूसरे सदन के पास वो जाते हैं तो वो उन कानूनों पर विचार विमर्श करते हैं और गलत कानूनों को क्या है? रोक देते हैं। आगे क्या है? प्रत्येक मुद्दे पर 2 बार जांचने का अवसर मिल जाता है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, कोई भी बिल हो, वो क्या होता है कि वो 2 बार जांचा जाता है। ठीक है, एक बार लोकसभा में पास होता है तब, फिर राज्यसभा में पास होता है तब। उसके बाद आता है विधायिकों यानी बिलों को दोहराना। कोई भी बिल हैं उनको क्या होता है? वो बार बार दोहराए जाते हैं। कैसे दोहराए जाते हैं? पहले मान लो कोई बिल है लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, वो वहाँ पे उसको दोहराया जाएगा, फिर उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को अगर वो उचित नहीं लगता तो वो पुनः किसके पास भेजेगा? लोकसभा के पास। इस प्रकार जो बिल हैं वो दोहराए जाते हैं। अब देखिए समय की बचत। इससे क्या होता है कि कोई भी सदन किसी भी बिल को पास कर देता है तो दूसरा सदन आसानी से उसे पास कर देता है। मतलब उसको इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। आगे क्या है? संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक। भारत जैसे बड़े देश में जो है संघात्मक जो राज्य हैं वहाँ पे आप सभी को पता है कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्यों में अलग सरकार है। ऐसे राज्यों के लिए, इतने बड़े देश के लिए क्या है कि द्विसदनात्मक विधायिका होना बहुत ही अनिवार्य है।
इसमें एक बात और भी है कि जो द्विसदनात्मक विधायिका है वो हमारी परंपरा में ही निहित है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी जो है हमारे देश में द्विसदनात्मक विधायिका अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई थी, जिसकी परिपाटी पर ही हम चल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। दूसरा क्या है? लोकसभा में कुल सदस्य हैं 545 और निर्वाचित सदस्य हैं 543। 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के चुने जाते थे, जो कि अब सरकार ने बंद कर दिए हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245 और निर्वाचित सदस्य हैं 233। इसमें जो 12 सदस्य हैं वो खेल और साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं राष्ट्रपति उनमें से चुनता है। आगे क्या है? लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है, जबकि राज्यसभा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित की जाती है। यानी जो प्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है वही प्रतिनिधि जो है अपने में से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसमें लोकसभा में चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। हम डायरेक्ट वोट डाल के जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो ही प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसमें विधि कैसी हुई? अप्रत्यक्ष। लोकसभा की जो आयु है वो है 25 वर्ष और राज्यसभा की उम्र है 30 वर्ष। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी हर 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे क्या है कि धन विधेयक इसी में पेश किया जाता है। इसी में किसमें? लोकसभा में। यानी लोकसभा में ही धन विधेयक को पास किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक संबंधी राज्यसभा में ऐसी कोई पावर नहीं है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए उसको रख सकती है, फिर वो जो है उसे ज़बरदस्ती पास करना ही पड़ता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, मतलब वो अपना मिलके किसी को भी इसका अध्यक्ष बना लेते हैं, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, देश के लिए जो है कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। तो कानूनों के निर्माण के लिए हमें जो है संसद की आवश्यकता होती है। संसद में देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं जो प्रधानमंत्री के सामने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं रखते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को जो है विभिन्न क्षेत्रों की बातें कहाँ से पता लगती है? जो विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन के संसद में आते हैं उनके माध्यम से। आगे क्या है? संसद लोकतांत्रिक राजनीति का केंद्र है। लोकतांत्रिक राजनीति क्या है कि लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। तो जनता से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? संसद में होती है, क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और उनके माध्यम से ही जो है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो अगर हम कहें केंद्र की बात, लोकतांत्रिक राजनीति का केंद्र, तो वो क्या है? संसद है। संसद से ही बजट, धन विधेयक, कर प्रस्ताव, संशोधन, महाभियोग आदि को लागू किया जाता है। मतलब संसद में ही सारी चीज़ें क्या होती हैं? लागू होती हैं। चाहे वो हमारा बजट है, चाहे हमारे धन विधेयक हैं, या कोई नया कर लगाना है उसके लिए कोई प्रस्ताव पारित करना है, या किसी भी संविधान में संशोधन करना है, या फिर किसी के ऊपर महाभियोग लगाना है, ये सारे कार्य संसद में ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं संसद के कार्य। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विधायी कार्य। देश के लिए जो कानूनों का निर्माण करती है वो कौन करती है? वो संसद ही करती है। अब देखिए किस प्रकार करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी 4 सूचियाँ। सबसे पहले जो है संघ सूची। इस सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। इसमें जो है रक्षा, बैंक, बीमा जैसे विषय शामिल होते हैं। दूसरी सूची है संवर्ती सूची। इसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों है वो मिले जुले कानून बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही विषय होते हैं, जैसे विवाह है, तलाक है, गोद है, शिक्षा है। शिक्षा जो है बाद में जोड़ा गया विषय है। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे विषय शामिल होते हैं। फिर आता है अवशिष्ट सूची। ये बाद में बनाई हुई सूची है। इसमें नई नई तकनीकें जो आ रही हैं, जैसे विज्ञान है, औद्योगिकी है, ठीक है, सैरोगेसी है, या फिर नाभिकीय मंडल है, ऐसी नई नई जो चीज़ें आ रही हैं वो इस सूची में शामिल हैं। देखिए, संघ सूची और संवर्ती सूची दोनों में केंद्र कानून बनाता है। अब आप कहोगे जी संवर्ती सूची तो दोनों की है, तो क्या होता है कि राज्य जो है वो भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र में मतभेद हो, ठीक है, तो किसकी मानी जाएगी? केंद्र की मानी जाएगी। तो केंद्र जो है इसके ऊपर अपने कानून बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, संघ सूची में जो है 100 विषय हैं,
संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और अवशिष्ट सूची में जो है समानुसार ये जुड़ते जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के कानून भी जो है केंद्र के हाथों में होते हैं। अगर आपातकाल हो जाए तो जो राज्य सूची के ये 61 विषय हैं इन पर भी केंद्र जो है कानून बनाएगा। अब देखिए, संसद का जो दूसरा काम है वो है संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद में ही होती है। कैसे होती है कि संसद के दोनों सदन, कौन से दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, जब 2/3 बहुमत से उस विषय को पास कर देते हैं जिसमें संशोधन करना है तभी संशोधन हो सकता है। ठीक है, तीसरा है वित्तीय कार्य। इसमें क्या है, धन विधेयक जिसे हम बजट भी कहते हैं, वो राष्ट्रपति की आज्ञा से देश का वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है, 2015 से 2 फरवरी को आगामी बजट में रख दिया जाता है। क्या है कि अब क्या करने लगे कि 2 फरवरी को जो है बजट पेश कर दिया जाता है, उसमें अगले साल क्या क्या किया जाएगा, कितना पैसा उस पर खर्च होगा, पिछले साल क्या लक्ष्य रखे गए थे, उनमें क्या कमियां रही, ठीक है, उन सभी के ऊपर जो है ये बजट पेश किया जाता है। अगला है न्यायिक कार्य। क्या होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, अगर किसी पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो वो कहाँ चलेगी, वह संसद में चलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रशासन एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद जो है वो प्रशासन और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वो प्रशासन के जो है, प्रशासन के अंदर और कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं सभी से क्या है, प्रश्नकाल के द्वारा नियंत्रण रखती है। वो उन प्रश्नों के माध्यम से पूछती है कि आपने इतना पैसा लिया, उसे कहाँ पर लगाया, या आप जो एक काम लेके आए हो ये भविष्य में कितना उपयोगी है और कितना नहीं है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से ये इस पर नियंत्रण रखती है। अगला जो कार्य संसद का वो है चुनाव संबंधी कार्य। क्या है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं। अगला है बहस का मंच। क्या होता है, संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें बहस होती है और उसके माध्यम से ही हमें जो सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य हैं वो उभर कर सामने आते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। अगला जो है इसका कार्य वो है प्रतिनिधित्व करना। संसद क्या करती है, विभिन्न क्षेत्रों के जो है सामाजिक आर्थिक प्रतिनिधित्व करती है। कैसे करती है, आप सभी को पता है कि संसद में जो है सभी क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके माध्यम से ही हमें वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगता है। आगे हम पढ़ते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। देखिए, जनता की इच्छा के अनुसार या जनता के लिए जो है संसद कानून बनाती है। कानून का जो प्रारूप होता है उसे हम विधेयक कहते हैं। सबसे पहले बनता है कानून का प्रारूप बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। किसी भी जो है विधेयक को कानून बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संसद की आवश्यकता होती है। इसमें 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तीनों ही जो है ये विधेयक को पास कर देते हैं तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। आइए जानते हैं कि एक विधेयक जो है वो कानून कैसे बनता है, उसे किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, मान लो ये है विधेयक, यानी जो हमारा प्रारूप है ये वो है। ठीक है, अगर ये धन विधेयक नहीं है तो ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे इसे राज्यसभा में पेश करें या लोकसभा में। लेकिन ये धन विधेयक है तो ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद जो है विधेयक को किसके पास भेजा जाता है, समिति के पास भेजा जाता है। इसकी बहुत सारी समितियां बनी होती हैं जो ये निर्णय करती हैं कि विधेयक सही है या नहीं है, ये आगे चलकर क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, मतलब सभी के ऊपर जो विचार विमर्श समितियां करती हैं। ठीक है, ये समितियों के पास भेजा जाता है और सदन में भी जो है इसके ऊपर चर्चा होती है। उसके बाद क्या होता है कि समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उस रिपोर्ट में वो उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो भी तथ्य हैं वो उसमें लिखकर भेजती है। उसके बाद क्या होता है कि सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार करता है तो ठीक है, स्वीकार करता है तो क्या होता है, फिर संसद में इस विधेयक पर बहुत ही लंबी चर्चा होती है। ठीक है, अब क्या है कि संसद में विधेयक पर जो विस्तृत चर्चा होती है उसके बाद या तो विधेयक पारित हो जाता है या फिर वो रद्द हो जाता है। अगर वो पारित हो जाता है तो वो क्या है, दूसरे सदन में जो है भेजा जाता है। अगर वो रद्द हो जाता है तो वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरे सदन में भेजने के बाद विधेयक पर मंजूरी या सुझाव भेजता है। जो दूसरा सदन है वो विधेयक पर या तो अपनी मंजूरी भेजता है या फिर अपने सुझाव
भेजता है। अगर कई बार क्या होता है, मंजूरी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है, उसे सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो अपना सुझाव देता है तो क्या होता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी मंजूरी देता है तो क्या होता है, विधेयक कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देता और इसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो ये वापस जो है, देखिए वापस कहाँ आ गया, वापस वही आ गया विधेयक के रूप में। ठीक है, इस पे पुनः फिर वही सभी चरणों में काम होगा और फिर जो है ये कानून बन सकता है। अब देखिए इसका सीधा सीधा क्या अर्थ है कि कोई भी विधेयक है, अगर उसको कानून बनाना है तो उसे सदन के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना अनिवार्य है और साथ साथ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। अगर तीनों में ही ये पास हो जाता है तभी जो है कोई विधेयक कानून बनता है। अब हम पढ़ते हैं विधेयकों के प्रकार की विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला है सरकारी विधेयक। ये वो विधेयक होते हैं जो सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार संसद में पेश करवाती है। देखिए सामान्य सरकारी विधेयक होते हैं और यह सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार पेश करवाते हैं। ठीक है, मतलब ये सरकारी होते हैं, सरकार की आवश्यकता अनुसार जो है संसद में पेश किए जाते हैं। दूसरे हैं निजी विधेयक। इसमें क्या है, जब किसी मंत्री या विभाग को विशेष कानून के लिए विधेयक पेश करता है, मतलब जब कोई मंत्री या कोई विभाग अपने लिए स्पेशल कोई भी विधेयक पास करवाना चाहता है तो उसको कहते हैं निजी विधेयक। तीसरा है गैर वित्त विधेयक। इसमें धन को छोड़कर जितने भी विधेयक आते हैं वो सभी किस में आते हैं, गैर वित्त विधेयक में। इसमें दो तरीके के जो हैं विधेयक होते हैं। सामान्य विधेयक, किसी भी विभाग के लिए कानून पारित करना है तो सामान्य विधेयक पेश कर दिया जाता है, मतलब किसी भी विभाग के लिए अगर कोई कानून बनाना है, पारित करना है तो उसके लिए सामान्य विधेयक पेश किया जाता है। दूसरा है संविधान में संशोधन का विधेयक। जब कोई संविधान में संशोधन करना है तो संसद में पूर्ण प्रक्रिया चलती है। ठीक है, दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद संशोधन होता है। इसमें दोनों सदनों की स्वीकृति होती है और फिर राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति के बाद ये संशोधन होता है, तो इसे कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। और लास्ट है वित्त विधेयक। इसमें क्या है, धन संबंधी जितने भी विधेयक लोकसभा में पेश होते हैं उनको हम कहते हैं वित्त विधेयक। आगे है कि जो संसद है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, तो मुख्यतः 4 पॉइंटों पे जो है नियंत्रित करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहस और चर्चा। देखिए क्या है कि जो कानून निर्माण में संसद के सदस्यों को कार्यपालिका की नीतियों पर बहस और चर्चा का मौका मिलता है। जब भी कोई कानून का निर्माण होता है तो कहाँ होगा, वो संसद में होगा। तो इसके सदस्यों को क्या है कि कार्यपालिका की जितनी नीतियाँ हैं उन पर बहस और चर्चा करने का समय मिल जाता है। ठीक है, अब किसके माध्यम से होगा ये, पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या नाम से पता लग रहा है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किससे पूछे जाते हैं प्रश्न, इसमें जो है मंत्रियों से सामान्य जनता के हित के तीखे सवाल पूछे जाते हैं, जो जनता के हित के संबंधित है, जैसे खाद्यान्न वितरण है या बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है, जो भी है जनता के हित के जितने भी प्रश्न हैं वो जो है इन मंत्रियों से पूछे जाते हैं और मंत्री जो है उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं, मंत्री इसको मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है संसद। दूसरा क्या है, शून्यकाल। नाम से पता लग रहा है शून्य है ये, ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें सदस्य किसी भी आम मुद्दे को उठा सकता है किंतु मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इसका रिजल्ट तो शून्य ही होता है, मंत्री की इच्छा है वो उत्तर दे ना दे, लेकिन फिर भी जो है सदस्य इसमें सवाल पूछ सकते हैं। आगे क्या आता है, दूसरा जो है कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार। दूसरा जो है संसद कार्यपालिका पर जो है कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखकर जो है क्या करती है, नियंत्रण रखती है। अब जितने भी कानून बनते हैं कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं। तो कार्यपालिका क्या करती है, जो भी कानून बनवाना चाहती है वो संसद के पास ही आएगी और संसद की मर्जी है कि वो उन कानूनों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, इस प्रकार वो नियंत्रण रखती है। अगला है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नाम से पता लग रहा है कि किस पर, धन से। ठीक है, तो धन पर नियंत्रण कैसे रखती है, सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, और ये वित्तीय साधन की जो व्यवस्था वो कहाँ से होगी, वो बजट द्वारा होगी।
ठीक है। अब बजट क्या है, बजट को जो है मंजूरी कहाँ मिलती है, संसद में मिलती है। तो संसदीय मंजूरी के लिए बजट बनाना पड़ेगा और उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। मतलब संविधान के अनुसार पहले अगर सरकार को अपने कार्यक्रमों के लिए पैसा चाहिए तो एक बजट तैयार करना पड़ेगा कि हम इतने पैसे कहाँ कहाँ लगाएंगे, और वो बजट पास कहाँ होगा, संसद में होगा। तो संसद जो है इस प्रकार वित्त के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखती है। आगे है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और अगर यह पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुमत में सरकार है तो यह आसान नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन में सरकार है तो यह बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी जो है संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। आगे आती है गणपूर्ति। क्या है कि संसद के किसी बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। मतलब सदन के अंदर अगर कोई बैठक है तो उसके अंदर जितने भी कुल सदस्य होते हैं उनका 10वां हिस्सा होना अनिवार्य है, तभी बैठक शुरू हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 10वां हिस्सा कितना हो गया, 55। अगर उस बैठक में 55 सदस्य हैं तो बैठक की शुरुआत हो सकती है। अगर 55 सदस्य नहीं है, इनसे कम है, गणपूर्ति नहीं है, तो एक गणपूर्ति घंटा बजाया जाता है। जब तक पूरे सदस्य नहीं हो जाते, कितने, 10वां हिस्सा नहीं हो जाता, तब तक जो है उसका जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी है, वो अपने पद पर नहीं बैठता, अपने स्थान पर नहीं बैठता। तो इस बैठक के लिए क्या होना अनिवार्य है, 10वां हिस्सा होना अनिवार्य है। आगे आती हैं संसदीय समितियां। क्या है कि जो विभिन्न विधायी और दैनिक कार्य होते हैं संसद के, उनकी देखरेख, उनके विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श और जो प्रशासनिक निगरानी के जो कार्य हैं उनके लिए समितियों का गठन किया जाता है। इसमें 3 तरह की समितियां हैं। सबसे पहली है वित्तीय समिति। इसमें 3 भाग आते हैं। पहला है लोक लेखा समिति। ये क्या करती है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियम अनुसार हुआ या नहीं हुआ इसकी जांच करती है, ठीक है। दूसरी है प्रांकलन समिति। ये क्या करती है कि खर्च में बचत किस प्रकार की जा सकती है उसकी जो है जांच करती है। आगे आती है लोक उपक्रम समिति। ये क्या करती है कि जितने भी सरकारी उद्योग होते हैं उनका कार्य कुशलतापूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा उसकी रिपोर्टों की जांच करती है। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर विभागीय स्थायी समितियां। ये क्या करती हैं, ये 4 प्रकार की समितियां होती हैं। नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और आश्वासन समिति। ये सभी समितियां जो है विभागीय प्रबंधन की निगरानी रखती हैं और उसके रिकॉर्डों की जांच करती हैं। तीसरा है तदर्थ समितियां। इसमें क्या होता है कि कोई विशिष्ट विषय हो जिसकी जांच पड़ताल करनी हो या फिर क्या है किसी मामले पर रिपोर्ट देनी हो तो उसके लिए क्या होता है समय समय पर ही इसका गठन किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, तदर्थ समितियां क्या होती है, एड होक, मतलब जो स्थायी नहीं होती। वो किस लिए बनाई जाती है, कोई विशेष विषय हो और उस मुद्दे पर जाँच पड़ताल करनी हो, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो। ऐसे मुद्दों पर समय समय पर ये समितियाँ बनती हैं। जब कार्य पूरा हो जाता है तो वो समाप्त हो जाती हैं और फिर किसी विशेष स्पेशल कार्य के लिए फिर इनका गठन किया जाता है। तो इनको कहते हैं तदर्थ समितियां। पढ़ देते हैं संसदीय समितियों के कार्य। सबसे पहला क्या कार्य करती हैं कि जो संसदीय समितियां हैं वो सदन के विधायी कार्यों का मूल्यांकन करती हैं और उनकी देखरेख करती हैं, ठीक है। दूसरा काम वो क्या करती हैं कि संसदीय समितियां किसी भी बिल पर विचार विमर्श कर संसद के पास रिपोर्ट को भेजती हैं। इससे क्या होता है कि संसद का जो समय है वो बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि उसे विचार विमर्श नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो विचार विमर्श का जो समय है वो संसद के पास बच जाता है। तीसरा क्या है कि समितियों के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं होता। जो भी बिल जाएंगे वो समितियों के पास जाएंगे। समितियां क्या करेंगी, विचार विमर्श करेंगी, उनका मूल्यांकन करेंगी। तो कोई भी बिल जो है जल्दबाजी में और अनैतिक पास नहीं होता, ठीक है, ना ही वो अवैचारिक पास होता है। उस पर पूर्ण रूप से विचार समितियां करती हैं। आगे क्या है कि संसद का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है। आधा काम तो समितियां ही कर देती है, बाकी काम संसद को करना पड़ता है। इस प्रकार क्या होता है कि संसद का काम जो है वो बट जाता है और उसका कार्यभार कम
हो जाता है। अगला क्या है, समितियां संसद को सुझाव प्रदान करती हैं। समितियां क्या है, इन बिलों के ऊपर अपने विचार भी देती हैं, कुछ सुझाव भी देती हैं। उनको मानना या ना मानना वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे समितियों के कार्य। क्यों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।